अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं कुरतुल मुगल। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और माशी दहशतगर्दी का इक़दाम करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सलामती कौंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिख दिया। अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका जंग के ज़रिए अपने मकासद हासिल करने या दीगर ममालिक को अपनी मुहिम में शामिल करने में नाकामी के बाद अब ईरान के दीगर ममालिक के साथ जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़िता करने की कोशिश कर रहा है। ख़त में कहा गया कि पाबंदियाँ जानबूझकर शहरियों को नुकसान पहुँचाती हैं क्योंकि उनके बायस खुराक, अद्वियात, तिब्बी आलात, तवानाई और दीगर बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई महदूद होती है, जो ज़िंदगी, सेहत, खुराक और मुनासिब मेयार ज़िंदगी समेत बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अब्बास अराग़ची ने रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम या उन पर अमल दरामद न करें। ख़त में मज़ीद कहा गया कि अमरीका को ईरान के साथ जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात तब्दील करने के लिए तीसरे ममालिक पर दबाव डालने का अमल फौरी तौर पर रोकना होगा। अमेरिका के अपने पड़ोसी मुल्क कनाडा के साथ तिजारती जंग जोर पकड़ गई। कनाडा ने अमेरिका की सैकड़ों मसनूआत पर 50% तक जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। कनाडा ने सितंबर से अमेरिकी मसनूआत पर 50% तक जवाबी टैरिफ आयद किया है। स्टील, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक, ज़रूरी आलात और पल्प एंड पेपर पर टैरिफ आयद होगा। कैनेडियन हुकूमत के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि मुतासर होने वाली अशिया में बास, स्टील और एल्यूमीनियम मसनूआत, फर्नीचर और मलबूसात शामिल हैं। याद रहे कि ये तिजारती तनाज़े हफ्ते के इख्तिताम पर उस वक्त शुरू हुआ जब सरकारी मुज़ाकरात नाकाम हुए और अमेरिका की जानिब से नए महसूलात नाफिज कर दिए गए। अमेरिका ने 22 अगस्त से कैनेडियन मसनूआत पर 27.6 अरब डॉलर के 50% टैरिफ आयद किए थे। कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ मुतासरीन की मदद के लिए 7.5 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान भी किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये कनाडा के लिए एक बेमिसाल चैलेंज है, लेकिन कनाडा इस सूरत हाल का भरपूर मुकाबला करेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने अमेरिकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो भारत में मजहबी आज़ादी की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर भारतीय हुकाम और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अरकान के खिलाफ कार्रवाई करे, जिसमें RSS के सरबराह मोहन भागवत का अमेरिकी वीज़ा मनसूख करने पर भी गौर शामिल है। दो तरफा वफाकी कमीशन ने अमेरिका में भागवत के दौरे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि RSS से वाबस्ता ग्रोहों के अरकान ने मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों समेत मजहबी अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमले किए। अमेरिकी कमीशन के चेयरमैन आसिफ महमूद ने मजहबी अक़लियती बरादरियों के खिलाफ तशद्दुद और इश्तिआल अंगेज़ी का हवाला देते हुए कहा कि भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है। महमूद ने अमेरिकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो मजहबी आज़ादी की मुबैना खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस RSS अरकान और भारतीय हुकाम के खिलाफ पाबंदियों पर गौर करे। उन्होंने भागवत का वीज़ा मनसूख करने और उन्हें मुस्तक़बिल में अमेरिका में दाखिले से रोकने का भी मुतालबा किया। कमीशन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की इख्तियार करदा पॉलिसियाँ RSS के हिंदू कौम परस्ताना और हिंदू तवा नज़रिए से गहरी मुताबिकत रखती हैं और मजहबी अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक करती हैं। मुल्क से बाहर मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने की भारतीय हुकूमत की मुबैना कोशिशों पर भी तशवीश ज़ाहिर की गई, जिनमें शुमाली अमेरिका में सिख बरादरियों के अरकान से मुतल्लिक़ मुबैना कत्ल की साजिशें और दीगर कार्रवाइयाँ शामिल हैं। कमीशन के नायब चेयर पर्सन ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत के पास भारत को जवाबदेह ठहराने का मौका है। कमीशन का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत की हिंदू कौम परस्त तहरीक की नुमाया शख्सियात में शामिल मोहन भागवत अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। RSS बीजेपी की नज़रियाती सरपरस्त तंजीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नई नस्ल की तालीम और तरबियत हमारी तरजीह होनी चाहिए। हम जैसी नस्ल तैयार करेंगे मुस्तक़बिल भी वैसा ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी दारुल हुकूमत में कौमी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में एक मिल्लत हैं और उलमाए कराम हमारी अखलाकी इक़दार के पासबान हैं। उन्होंने कहा कि नई नस्ल पाकिस्तान की उम्मीद और मुस्तक़बिल है। नई नस्ल की तालीम और तरबियत हमारी तरजीह होनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार से मुतल्लिक़ शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने मुसलमानों के इत्तेहाद और जंगबंदी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने खित्ते में जंगबंदी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। अमन दुश्मन अनासर मुस्लिम ममालिक में नफरत पैदा करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात काबिल तहसीन है। तुर्किया और पाकिस्तान का रिश्ता अज़ल से कायम है और ता क़यामत तक मजबूत रहेगा। तुर्किया और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मुल्क में अमन व अमान से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वहदत, इत्तेहाद और यकजहती की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। उलमा फितना परवर और मफाद परस्त अनासर से कौम को बचाने में किरदार अदा करें। नई नस्ल को दरपेश फिक्री चैलेंजेस पर तवज्जो देनी होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इंतजामिया और तमाम सरकारी अस्पतालों को फ्रेश फायर सेफ्टी ऑडिट की हिदायत करते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब के अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम का आस्तरीन जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने फौरी अहकाम जारी कर दिए हैं। इस हवाले से जारी किए गए मरासले में उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से कहा कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक तमाम डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने अजला में टीचिंग अस्पतालों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों, तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों, मरीम नवाज अस्पतालों और मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स और आग बुझाने के दीगर इंतजामात की दस्तियाबी और कारकर्दगी का जायजा लेंगे। इसके अलावा मुआयने के दौरान हंगामी अखराज के रास्तों की दस्तियाबी और रेस्क्यू 1112 की टीमों से मुशावरत के बाद इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के इंतजामात का भी जायजा लिया जाएगा। हिदायत के मुताबिक तमाम अजला से हासिल होने वाली मालूमात पर मुश्तमिल जामी रिपोर्ट 27 अगस्त तक वज़ीर आला को पेश की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वाज़ेह किया कि मरीजों, बिलखसूस नौमौलूद बच्चों और दीगर हसास मरीजों की हिफाजत के लिए किए गए इंतजामात में किसी गफलत और लापरवाही की गुंजाइश नहीं। पेम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान को इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर खुर्शीद अत्रा, डॉक्टर नबील अमान डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी पेम्स अस्पताल में आग लगने की वजूहात और वाक़े की मुकम्मल टाइमलाइन का तयन करेगी, जबकि अस्पताल अमले, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों के हंगामी रद्दअमल और इमदादी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया जाएगा। इंक्वायरी कमेटी वाक़े में गफलत के मुर्तकिब अफराद और उनकी जिम्मेदारी का तयन करेगी, जबकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पेम्स के इंतजामी निज़ाम में इस्लाहात की सिफारिशात भी पेश करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी 48 घंटों में अबूरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी, जबकि मुकम्मल तहकीकात और सिफारिशात पर मुश्तमिल जामी रिपोर्ट 5 रोज़ में पेश की जाएगी। वज़ारत कौमी सेहत को फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी को नोटिफाई करने की हिदायत भी कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 11 ख़वारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान, बन्नू और खजदार में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के नतीजे में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की नकलो हरकत का बरवक्त सुराग लगाकर मौसर कार्रवाई की। इसके अलावा बलोचिस्तान के जिला खजदार में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को क्वाड कॉप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया। कार्रवाइयों में यकीनी बनाया गया कि अवाम के जानो माल और मकामी आबादी को नुकसान ना पहुंचे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अज़्म इस्तेहकाम वीएन के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों से बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद, असलहा, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई थीं। ISPR का कहना था कि कार्रवाइयों के बाद मुतल्लिका इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं, ताकि इलाके में मौजूद दीगर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सुराग लगाकर उनका खात्मा किया जा सके। नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाके में आने वाले ज़लज़ले और सैलाब ने क़यामत सुगरा बर्पा कर दी। मुख्तलिफ हादसात में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए। ज़लज़ले के बाद बर्फ और चट्टानों का तोदा दरिया में गिरने से हर तरफ तबाही मच गई। सड़कें, पुल और मकानात कागज़ की मानंद बह गए। अब तक 384 शहरी लापता होने की इतलात हैं। तबाहकुन सैलाबी रेल ने सड़कों, पुलों, मकानात और बिजली के मनसूबों को नुकसान पहुँचाया, जबकि मट्टी के तोदे ने तिब्बत से मुल्हिका अहम ज़मीनी गुज़रगाह को भी मुतासर किया है, जिसके बाद सड़कों, मवासलाती निज़ाम और बिजली की फराहमी में खलल पड़ा। क़यामत खेज़ ज़लज़ले और सैलाब से पूरी की पूरी आबादी का वजूद ही ख़त्म हो गया। सैकड़ों सयाह लापता हो गए, जिनमें 12 बरतानवी भी शामिल हैं। सैलाब बुध की सुबह सवेरे नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू के शुमाल में वाक़ ज़िला रसुआ में आया। बर्फ़ का गैर मामूली रफ्तार में पिघल कर दरिया में शामिल होना सैलाब का सबब बना। तिब्बत और नेपाल की सरहद के दोनों जानिब सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 12 अफराद को बचाया जा सका। चीन के सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक तिब्बत में जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। नेपाली हुकाम का कहना है कि उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा है। हुकाम के मुताबिक ताहाल 384 अफराद लापता हैं, जिनमें 105 भारतीय, 93 नेपाली, 3 अमेरिकी और 12 बरतानवी शहरी शामिल हैं। नेपाल में बिजली के मंसूबे पर काम करने वाले 8 जनूबी कोरियाई शहरी भी लापता अफराद में शामिल हैं। दिगर लापता अफराद में 17 मलेशियन, 4 जनूबी अफ्रीकी, जबकि ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का एक शहरी शामिल हैं। नेपाल के मुतल्लिका हुकाम ने खबरदार किया कि खतरा अभी मुकम्मल तौर पर टला नहीं, क्योंकि दरिया के बालाई हिस्से में रुकावट बदस्तूर मौजूद है, जिसके बायस दूसरे सैलाब का खदशा बरकरार है।
برطانوی شہزادہ ہیری اور میگن 6 سال بعد امریکہ سے برطانیہ واپس پہنچ گئے۔ شہزادہ ہیری اور میگن مارکل اپنے بچوں آرچی اور للی بیٹ کے ہمراہ برطانیہ واپس پہنچ گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شہزادہ ہیری، میگن اور ان کے بچے نجی پرواز کے ذریعے امریکی ریاست کیلیفورنیا سے برمنگھم ایئرپورٹ پر اترے۔ شہزادہ ہیری اور میگن شاہی خاندان کی سرکاری ذمہ داریاں دوبارہ انجام نہیں دیں گے بلکہ غیر سرکاری حیثیت میں برطانیہ میں رہائش اختیار کریں گے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ جوڑا لندن کے باہر کوٹس وولڈز کے علاقے میں ایک نجی رہائش گاہ کو اپنا مرکز بنائے گا۔ دونوں بچوں کا اسکول میں داخلہ بھی کرایا جا چکا ہے اور نئی تعلیمی سال کا آغاز اگلے ہفتے متوقع ہے۔ یاد رہے کہ شائع کرانے سے شدید اختلافات کی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد شہزادہ ہیری اپنی بیوی میگن مارکل کے ساتھ 6 برس پہلے برطانیہ سے امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ امریکہ پہنچ کر شہزادہ نے اپنی کتاب، انٹرویو اور ایک شو میں بھی شائع کرانے پر طنز کیے تھے۔ اس وقت کی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم نے بیان جاری کر کے واضح کیا کہ جوڑا عوامی خدمات انجام نہیں دے سکے گا۔ ساتھ ہی شہزادہ ہیری کو اعزازی فوجی ٹائٹل سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ یہ واضح نہیں ہوا کہ شہزادہ ہیری کو آخر کیا چیز وطن واپس لائی اور اس میں کس نے کردار ادا کیا۔ فیس بک اور انسٹاگرام کی پیرنٹ کمپنی میٹا نے 48 امریکی ریاستوں کے اٹارنی جنرلز کے ساتھ $18 ارب کے ایک تاریخی تصفیے پر اتفاق کر لیا۔ اس تصفیے کے نتیجے میں بچوں پر سوشل میڈیا کے نقصانات کے حوالے سے چلنے والا ایک بڑا وفاقی مقدمہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، جس سے ٹیک کمپنیوں کے اپنے پلیٹ فارمز پر موجود مواد کے حوالے سے قانونی ذمہ داریوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ تصفیے کے تحت میٹا اپنی سروسز یعنی فیس بک اور انسٹاگرام میں بڑی تبدیلیاں متعارف کرائے گی، جن میں 18 سال سے کم عمر صارفین کے لیے ان پلیٹ فارمز کے استعمال کی حد خود کار طور پر 2 گھنٹے مقرر کرنا بھی شامل ہے۔ اس معاہدے میں ایک منفرد شرط رکھی گئی، جس کے تحت میٹا فی الحال تصفیے کی رقم کا صرف 70% حصہ ادا کرے گی، جبکہ بقیہ 30% یعنی تقریباً $5.3 ارب صرف اس صورت میں ادا کرے گی جب ٹک ٹاک اور یوٹیوب بھی کم عمر صارفین کے لیے اپنی ایپس پر روزانہ 1 گھنٹے کی خود کار حد مقرر کرنے پر متفق ہو جائیں اور ان میں سے ہر کمپنی ریاستوں کو تقریباً $5.3 ارب جرمانہ ادا کرے۔ یہ خطیر رقم کیس کرنے والی ریاستوں میں ان کی آبادی کے تناسب سے 10 سال کی مدت میں تقسیم کی جائے گی۔ پلیٹ فارم پر متفقہ طور پر کی جانے والی دیگر تبدیلیوں میں نائٹ موڈ متعارف کرانا بھی شامل ہے، جس کے تحت کم عمر صارفین کے لیے رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک ایپس خود کار طور پر بلاک رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اسکول موڈ بھی شامل کیا گیا جو اسکول کے اوقات یعنی صبح 8 بجے سے دوپہر 3 بجے کے دوران نوٹیفیکیشنز کو غیر فعال کر دے گا اور یہ سیٹنگ صرف والدین کی باقاعدہ اجازت کے بغیر ہی تبدیل کی جا سکیں گی۔ کھیلوں کی دنیا سے آگاہ کرتے چلیں، انگلینڈ کے خلاف لارڈز ٹیسٹ کے لیے پاکستان نے محمد رضوان اور سلمان علی اغا کو پلئنگ 11 میں برقرار رکھنے اور ساؤتھ شکل کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہیڈنگلے لیڈز میں انگلینڈ کے ہاتھوں اننگز اور 103 رن سے شکست کے بعد قومی ٹیم کے سینئر کھلاڑی شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ قیاس رائیاں کی جا رہی تھی کہ ٹیم مینجمنٹ لارڈز ٹیسٹ میں سابق کپتان اور تجربہ کار وکٹ کیپر محمد رضوان کی جگہ غازی گوری کو ٹیسٹ ڈیبیو کروا رہی ہے اور لیڈز میں بابر اعظم کی عدم موجودگی بھی قیادت کرنے والے سلمان علی اغا کو لارڈ ٹیسٹ کی ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اطلاعات کے مطابق جمعرات سے لارڈز پر شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم دونوں ہی سینئر کھلاڑی شامل ہوں گے۔ 46 ٹیسٹ کھیلنے والے محمد رضوان کے علاوہ 28 ٹیسٹ کھیلنے والے سلمان علی اغا غیر رکنی ٹیم میں شامل ہوں گے، جبکہ ٹیسٹ کپتان بابر اعظم کی ایک میچ کی غیر حاضری کے بعد ٹیم میں شمولیت کے نتیجے میں 30 سال کے ساؤتھ شکل جنہوں نے لیڈز ٹیسٹ میں 5 اور 14 رنز کی اننگز کھیلی تھی انہیں ڈراپ کیا جائے گا۔ قومی اسپنر علی عثمان کی جانب سے لیڈز میں 95 رنز دے کر 5 وکٹ لینے کے بعد اس بات کا قوی امکان تھا کہ پاکستان 16 ٹیسٹ میں 28.81 کی اوسط سے 77 وکٹ لینے والے صادق خان کو بطور دوسرا اسپنر لارڈ میں میدان میں اتارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کپتان بابر اعظم کی ٹیم میں شمولیت کے بعد دوسری تبدیلی ویسٹ انڈیز کے خلاف پورٹ آف اسپین ٹرینڈاڈ میں ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے عبید شاہ ہوں گے، جنہیں خرم شہزاد کی جگہ کھلانے کی تجویز زیر غور ہے۔ بھارت کی ریاست کرناٹک کے شہر منڈیا میں ایک بزرگ خاتون کے انتقال کے بعد اس کے گھر سے لاکھوں بھارتی روپے کی نقد رقم اور سکے برآمد ہونے پر اہل علاقہ حیران رہ گئے۔ خاتون کی شناخت حور کے نام سے ہوئی، جو منڈیا شہر کے گٹالو لے آؤٹ میں رہائش پذیر تھی اور کئی برسوں سے ایک مقامی مسجد کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگ کر اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ حور اکثر لوگوں سے شکوہ کرتی کہ اس کے گھر والے اس کی مناسب دیکھ بھال نہیں کرتے، جس کے باعث اسے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگوں سے مالی مدد لینا پڑتی ہے۔ خاتون کے انتقال کے بعد جب اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کی گئی تو وہاں نوٹوں اور سکوں سے بھری بوریاں موجود ملی، جنہیں دیکھ کر اہل علاقہ دنگ رہ گئے۔ رقم کی گنتی کے دوران 30 لاکھ بھارتی روپے سے زائد رقم سامنے آئی، جو پاکستانی کرنسی میں 87 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے۔ تاہم مقامی افراد کے مطابق گھر سے ملنے والی مجموعی رقم 30 سے 40 لاکھ بھارتی روپے کے درمیان ہو سکتی ہے۔ برسوں تک مسجد کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگنے والی خاتون کے پاس اتنی بڑی رقم موجود ہونے کا انکشاف علاقے میں موضوع بحث بن گیا۔ مقامی سطح پر یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ حور نے یہ رقم کب اور کیسے جمع کی اور اسے اتنی بڑی رقم اپنے گھر میں رکھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز۔